शुरू में मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, मैं उस पर ट्रैवल करता था, बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपने कहा पहली दफ़ा आपको टक्कर के लोग मिले हैं और मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो सरेंडर करूंगा। आप आखिरी आदमी हैं अभी भी। मैं जब आया तो मुझे लगभग सारे मिला के 13,000 कुछ रुपए मिलते थे। इमरान खान अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं और निज़ाम इमरान खान को बाहर लाना चाहता है अपने तरीके से। मियाँ साहब का डांग निकल गया, बिल्कुल डांग उनका निकल गया। अब वो किसी को कुछ नहीं कह सकते, ना वो अदलिया को कुछ कह सकते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को, किसी को मियाँ साहब अब कुछ कह ही नहीं सकते। उनका पूरा डंग निकल गया कि चौधरी परवेज़ इलाही के डट जाने के पीछे लोग कहते हैं मुन्ना सलाई कोई बेटा ऐसे नहीं करता कि बाप को जेल में डाल के खुद बाहर बैठा हो। नवाज शरीफ पाँव पे कुल्हाड़ा। अच्छा, शहबाज शरीफ अच्छा बच्चा। मरियम नवाज जिद्दी टिकटॉकर। टिकटॉकर। उन्होंने कहा जी जो पानी की बोतल होती है ना, ये इस तरह की छोटी, उन्होंने कहा इसने अपनी वजारत में से ये बोतल भी नहीं पी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे आज पॉडकास्ट के मेहमान हैं इमरान रियाज खान। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं शोबा सहाफ़त कब ज्वाइन किया, क्या सोच के किया, क्यों आए थे आप इस फील्ड में? अच्छा, इतना पीछे से आना है? हाँ जी, इतने पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सहाफ़त यानी बहुत पहले मुझे लगता था कि ये बड़ा अच्छा शोबा है, और ये बात है सन 2001 की, सन 2000 की, ये तब की बात है। मेरे एक दोस्त हैं फराद अली राणा, वो प्रोफेसर हैं और कॉलेजेस में भी और स्कूल्स में भी वो पढ़ाते रहे। बचपन के दोस्त हैं मेरे। उनके वालिद साहब दी नेशन में लिखते थे, मैं उनसे मुतासिर था, राणा लतीफ़ अतर साहब। ठीक है। तो उनकी शख्सियत से जब मैं उनसे बात करता था, उनकी बात सुनता था, फिर मैं देखता था कि इश्यूज़ के बारे में वो कैसे बात करते हैं। फिर एक सहाफ़ी का एक छोटा मोटा अपने आसपास इन्फ्लुएंस भी होता है हर सहाफ़ी का, मुझे वो भी अच्छा लगता था। तो मुझे एक दौर में ये लगता था कि मेरे होने से या ना होने से सोसाइटी पे, मेरे आसपास के लोगों पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए कि अगर मैं मौजूद हूँ तो लोग कहें जी ठीक है, और अगर मैं नहीं हूँ तो लोग कहें जी कि उसको होना चाहिए था या वो ये बात करता। तो मैं ये सोचता था मेरी एग्जिस्टेंस से फ़र्क पड़ना चाहिए, ये बात भी दिमाग में रहती थी। फिर सहाफ़त एक ऐसा शोबा था जिसमें मुझे शुरू से ऐसा लगा कि और भी लोगों को मैंने देखा काम करते हुए, तो मुझे लगा कि ये ठीक है, ये काम करना चाहिए। लेकिन मैं काम कोई और करता रहा। इन्हीं एक कंपनी थी मल्टीनेशनल, उसमें काम करता रहा, कुछ और जगहों पे जॉब्स करता रहा, प्राइवेट जॉब्स करता रहा, बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता रहा। तो वक्त गुजरता गया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा हुआ था कि कभी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं सहाफ़ी ज़रूर बनूंगा, और उस मौके की तलाश में मैं लगा रहा। मैंने उस दौर में जितने भी टीवी चैनल्स हुआ करते थे या अखबारात, उस सब में मैं अपनी सीवी छोड़ के आता था। कहीं मुझे नौकरी दे दें। इंटरव्यूज़ भी कई लोग ले लेते थे कि पूछते भी नहीं थे। अब मुझे याद पड़ता है कि जिन लोगों को मैं सीवी देकर आता था वो एक्चुअली बाहर कोई रिसेप्शनिस्ट वगैरह होते थे, वही मेरा इंटरव्यू लेके मुझे वापस भेज देते थे। अच्छा। तो तब मैं बड़ा सीरियस होकर उनको इंटरव्यू देकर आता था कि शायद यहाँ मेरी बात बनने वाली है, तैयार होकर जाना है, मैं सहाफ़ी बन जाऊँगा। कोर्ट में एक मेरा दोस्त था, उसका कोर्ट भी मैं पहन के एक दफ़ा चला गया। ये जो मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ में इंटरव्यू दिया था ना पहला, जब मैं बाकायदा जर्नलिज्म में दाखिल हुआ 2007 में, तो ये इंटरव्यू देने के लिए मेरे एक दोस्त हैं एहसन, उनका कोट मैं पहन गया जल्दी में, ग्रीन कलर का मुझे याद है उनका कोट था, और गर्मियों में मैं उनका कोट पहन के चला गया और मैंने जाकर वो इंटरव्यू दिया था। मुझे आज भी याद है, एक्सप्रेस न्यूज़ में मेरे एक दोस्त ने मेरी सीवी जमा करवाई थी, और वही दोस्त जिसके वालिद सहाफ़ी फराद अली राणा, उसने मेरी वो जमा करवाई थी सीवी। तो एक्सप्रेस ने मुझे तजर्बाती बुनियादों पे हायर किया, क्योंकि मैंने तब मैस कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ था। ठीक है। मैं लॉ कर रहा था और ग्रेजुएट था, बहुत सारी मेरे पास वो। तो आप वकील भी हैं? नहीं, मैंने लॉ मुकम्मल नहीं किया। अच्छा, मुकम्मल नहीं किया। वो सहाफ़ी जो बन गए फिर। ठीक है। फिर ज़रूरत ही नहीं रही लॉ मुकम्मल करने की, और वो कर भी नहीं पाया मैं, हालात भी ऐसे थे। तो ऐसा पलटा खाया हालात ने। फिर मैंने बाद में मैस कम्युनिकेशन भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया मैंने तालीम साथ साथ अपनी जारी रखी। तो इसमें जब मैंने वो इंटरव्यू दिया तो इन्होंने मुझे हायर कर लिया,
और उसका एक रीज़न, एक सीडी बनी, सीडी हुआ ये था कि एक मेरा दोस्त था, मुअज़्ज़म उसका नाम था, ठीक है, उसके पास एक होता था हैंडी कैम, ठीक है, उससे वो हैंडी कैम हमने लेकर, जिसमें वो छोटी कैसेट आती थी, इतनी सी डीवी आती थी, उसको डीवी कहते थे, तो वो डीवी उसमें हम डालते थे और उसको बंद कर देते थे और उसको प्ले करते थे, तो उसमें रिकॉर्डिंग होती थी। अभी तो ये आपकी चिप्स है ना जी, आपके पास, ये चिप्स आ जाती हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन में होता है वो क्या कहते हैं उसको, मेमोरी कार्ड वगैरह आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो जाती। पहले ये टेप होती थी, तो ये तब की बात है 2007 की। तो मैंने वो टेप वाला जो डीवी कैम था वो मैंने पकड़ाया अपने भाई को, और सड़कों के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। ठीक है, फिर वो प्रोग्राम जब रिकॉर्ड हुआ तो मैंने उसको देखा जब टेलीविज़न के ऊपर लगा कर, तो मुझे लगा कि ये ऐसा तो होता ही नहीं है जो टीवी पे चलता है। फिर मैंने कई लोगों से मशवरा किया तो मुझे पता चला कि इसकी एडिटिंग होती है। अच्छा तो फिर मेरा एक जानने वाला था वीडियो गेम्स के अंदर, वो मेरा दोस्त बना था वीडियो गेम्स खेलते हुए बचपन में, उसने कोई वो शादियों की मूवीज़ जो है ना उनकी एडिटिंग वो करता था, उसके पास मैं गया तो उसने, लड़के ने वो पूरी एडिटिंग करके मुझे दी, और उसको कोई मेरे ख्याल में 35 to 40 मिनट्स का वो था, ठीक है, पूरा एक जो मैंने वो प्रोग्राम एक रिकॉर्ड किया था वो उसने करके मुझे दे दिया डीवी। ठीक है, फिर मैंने उसकी बहुत सारी सीडीज़ बनवा ली, क्योंकि सीडी तब होती थी, आपको याद होगा जी, फिल्म की भी सीडी मिलती थी देखने के लिए, आप सीडी प्लेयर में आप प्ले करते थे या कंप्यूटर में आप प्ले करते थे। तो मैंने वो उस वक्त जो लैपटॉप्स आते थे ना उनमें भी सीडी की जगह होती थी, अभी नहीं होती, नहीं अभी नहीं होती। वो उसको हम बटन दबाते थे, वो बाहर आ जाता था वो ट्रे, उसके अंदर सीडी रख के वापस अंदर कर देते थे। नहीं तो कोई प्रोग्राम इतना अच्छा था कि आपने काफ़ी ज़्यादा मैंने CD बहुत सारी सीडी उसकी बनवा के सारे टीवी चैनल को भिजवा दी, अच्छा, कि कोई तो देखेगा ना कि टैलेंट है भाई, इसको रख लो नौकरी पे। तो एक्सप्रेस न्यूज़ में जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, सुल्तान लखानी साहब ले रहे थे, और आबिद अब्दुल्ला साहब थे उनके साथ, फहद हुसैन साहब थे उनके साथ, साकिब नूर साहब भी थे उनके साथ। तो मैंने इन 4 लोगों को वो सीडी निकाल के दी। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी आप काम कर लेंगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा जी मैंने कुछ किया भी है, ये आप देख लें। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कैमरामैन कौन है? मैंने कहा जी मेरा भाई है। उन्होंने कहा इसकी एडिटिंग किसने की है? मुझे तब पता नहीं था कि इसको एडिटिंग कहते हैं। मैंने कहा जी, कहते जी इसको, वो जब उन्होंने समझाया मुझे तो मैंने कहा जी बिल्कुल, वो शादियों की फिल्में बनाता है मेरा दोस्त, उससे मैंने करवाई है। तो ये आपने क्या सोच के किया? मैंने कहा जी मैंने ये सोच कर किया कि मैं कुछ दिखाऊंगा तो शायद मुझे मीडिया में जल्दी काम करने का। आप क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मुझे लगता है मैं ये काम करने के लिए आया हूँ, मैंने ये काम करना है। तो उस पर फिर उन्होंने मुझे तजर्बाती बुनियादों पे हायर कर लिया। मेरा 3 दफ़ा इंटरव्यू हुआ एक ही दिन में। अच्छा, बल्कि मुझे एक सवाल उन्होंने किया था, मुझे याद है आज भी। उन्होंने कहा बाहर जो लोग बैठे हुए वो मैस कम्युनिकेशन करके आए, अच्छा, और आपने नहीं किया हुआ, हम उनके बजाय आपको क्यों रखें? ठीक है। तो उन दिनों ना दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। मैंने कहा जी जहाँ वो आपको कहेंगे ना हम नहीं जा रहे, वहाँ मैं चला जाऊँगा, तो आप मुझे इसलिए रख लें। और ये आपने करके दिखाया? तो उन्होंने कहा श्योर। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैं कह के फंस गया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे हर उस जगह पे भेजा, वो बॉर्डर तक गए आप, जहाँ कोई नहीं जाना चाह रहा होता था। मैं कितनी दफ़ा तो अस्पताल पहुँच गया, 2 दफ़ा तो बम धमाके में जख्मी हो गया, अस्पताल पहुँच गया मैं। कई दफ़ा मैं गोलियाँ लगते लगते बचाऊँ। तो बहुत सारी ऐसी जगहों में मुझे भेजा उन्होंने जहाँ मैंने फिर इनकार नहीं किया। अच्छा इमरान भाई, ये जो स्ट्रगलिंग फेज थी आपकी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब पहले बाइक पे जाते थे या शुरू से गाड़ी शाड़ी आपके पास? नहीं, मेरे अब्बू के पास तो थी, और कभी कभी हम मांग भी लेते थे उनसे गाड़ी, तो चलानी मुझे आती थी। अच्छा, चचा के पास भी थी, अब्बू के पास भी थी, उनसे मांग के मैं चला लेता था। बल्कि चचा की गाड़ी एक दिन मैंने खंबे में मार दी, अच्छा, चलाते हुए शुरू में। तो वो बाद में मुझे पता चला कि वो उनकी नहीं, उन्होंने कोई रेंट पे मंगवाई हुई थी। वो फिर फटाफट ठीक करवाई, सेट करवा के वापस दी। तो बड़ा दौर था यार वो भी। अच्छा, वो मैं शुरू में मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी। अच्छा, मैं उस पर ट्रैवल करता था, बच्चों को पढ़ाता था ये। अच्छा, उसी पे फिर मैं, लेकिन जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था तो मेरे पास अपनी गाड़ी भी आ गई थी उस वक्त। ये जो आप लेकिन वहाँ तनख्वाह ज़्यादा थी, मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता था। तो जब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में आया तो तनख्वाह बहुत कम हो गई मेरी। कम हो गई? हाँ। कितनी थी पहली तनख्वाह? मेरी इससे 4 गुना थी जितनी कम पे मैं आया। अच्छा। हाँ, मैं जब आया तो मुझे लगभग सारे मिला के 13,000 कुछ रुपए मिलते थे। 13,000 कुछ रुपए पहली तनख्वाह आपकी? हाँ, जो एक्सप्रेस न्यूज़ में आया मैं तो। ठीक है। और मैं जहाँ पहले था उसमें ज़्यादा पैसे ले रहा था। अच्छा। और उसमें मेरा फ्यूचर भी ये था कि मैं पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा था, और
वो बड़ी 9 to 5 किस्म की नौकरी थी, कुछ करना ही नहीं पड़ता था, बस जाकर बैठ जाते थे। ठीक है। तो तनख्वाह भी ज़्यादा थी, तो वहाँ मैं अफोर्ड कर सकता था गाड़ी वाड़ी ये वो घूमना दोस्तों के साथ। तो ये क्योंकि नौकरी में तनख्वाह कम थी, तो फिर मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर अपने आप को शिफ्ट किया कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा तू अच्छी नौकरी छोड़ के, पैसों वाली नौकरी छोड़ के, हमने एक अजीब बेवकूफ़ आदमी देखा। मैंने कहा मुझे वो पसंद है, मैं ये काम करूँगा। मुझे लगता है कि वहाँ मैं ज़ाया हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे ये काम शुरू किया। शुरू में एक मेरे पास बाइक थी यामाहा, वो अभी भी एक जगह पे खड़ी है। वो मैंने उनको कहा, मैंने कहा किसी को देनी नहीं है, मुझे आपने वापस करनी है। तो कोई मेरे से मांग के ले गया था बाद में, तो वो उन्हीं के पास खड़ी है अभी भी। अच्छा। तो वो एक यामाहा बाइक थी मेरे पास, वो अभी भी है। और वहाँ से मैंने आगाज़ किया था। मुझे 100 लीटर पेट्रोल नहीं 50 लीटर पेट्रोल मिलता था महीने का। अच्छा। और 1000 रुपये का मोबाइल का बैलेंस होता था मेरे मोबाइल में। अच्छा। और 13,000 कुछ रुपए तनख्वाह होती थी, सारी मैं घर देता था। 100 रुपया रोज़ मुझे अपने घर से मिलता था। वालदा को देते हैं, वालद को? तनख्वाह तो अम्मी को देनी होती है ना। अच्छा, अम्मी को देनी होती है, ठीक है। तनख्वाह तो अम्मी के पास जाती है। अच्छा, माशाल्लाह। और पैसे मैं 100 रुपया रोज़ में उनसे लेता था। ठीक है। और ये 100 रुपया रोज़ाना मैं लेता रहा हूँ सन 2018 तक, 18 या 19 तक। 18 तक वो मतलब आदत बन चुकी थी कि 100 रुपया अम्मी से लेना। हाँ, वो मैं अम्मी से 100 और 100 रुपया वो मुझे दे देती थी रोज़ाना। ठीक है। कभी ज़्यादा भी दे देती थी, लेकिन 100 रुपया वो मुझे दे देती थी रोज़ाना, कि वो अपने पैसे ले लेंगे। कौन कौन से चैनल में अभी तक आपने काम किया? मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया, वहाँ मैं काम करता रहा। वहीं पे काम करते करते मैं सीनियर रिपोर्टर बन गया। वहीं पे काम करते करते मैं प्रोग्राम करने का मौका मिला, मैंने वो शुरू कर दिया। फिर मुझे 10 बजे वाली स्लॉट मिल गई, उसके बाद मुझे 8 बजे वाली स्लॉट मिल गई वीकेंड के डेज़ में, यानी जुम्मा, हफ्ता, एतवार। और उसके बाद फिर एक्सप्रेस में एक फड्डा हो गया। सुल्तान लखानी साहब ने कुछ लोगों को हायर किया जो बड़े ओहदों के ऊपर आए। वो चाहते थे कि 2014 के धरने में इमरान खान को मैं सपोर्ट करूं। अच्छा, यानी हाँ, उनका ये कहना था कि इस धरने को बड़ा करके दिखाओ। ठीक है। यानी जब मतलब लोग कम में बताने ज़्यादा, आपने बस ऐसे बताना है कि जैसे बस सारा पाकिस्तान ही इधर आ गया। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा जितने हैं ना यहाँ बंदे, ये उतने ही रहेंगे। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ बंदे हों 2000, तो मैं आपको बताऊँ जी 50,000 है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा मैं करूँगा नहीं। तो मेरे साथ उनके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आउटडोर में जाके तो वो दिखाऊंगा कि जैसे ये बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए और ये और वो। मैंने कहा जी ये मेरे से नहीं होता। अब उनके पता नहीं क्या मफादात थे उन लोगों के। उन्होंने मुझे थोड़ा सा टीज़ करना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। फिर मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मुझे ऑफ एयर कर दिया था। ऑफ एयर किया तो फिर मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। मैं एक्सप्रेस छोड़कर घर चला गया। मुझे दुनिया टीवी वालों का फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी सिर्फ मुलाकात कर लें आप। अच्छा। मैंने कहा जी मैं नहीं आ रहा, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मैं नौकरी छोड़ दी है मैंने इतने साल काम करने के बाद। 7 साल एक चैनल में आपने काम किया, फिर आप नौकरी छोड़ दें तो तकलीफ़ होती है। मैं वहाँ पे उनके पास, उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि जी फिर हम आपके घर आ जाते हैं। मैंने कहा जी मैं ही आ जाता हूँ। फिर मैं चला गया, जाकर मैं मियाँ आमिर साहब से मिला। उन्होंने पता नहीं किसका कोट पहना के मुझे स्टूडियो में बिठा दिया। अच्छा, ये इन्होंने ये हमें ज्वाइन कर दिया। मैंने उन्हें कहा, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, इतना अच्छा एम्प्लॉई मैं नहीं हूँ। मैंने पहले उनकी भी कोई बात नहीं मानी जहाँ मैं काम करता था। अच्छा, अपनी मर्जी से मैं काम मानी मैंने इधर भी नहीं, तो आपको प्रॉब्लम होगा। उन्होंने कहा जी आपको फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है, आप जो दिल करेगा करेंगे, आपका कंटेंट आपकी मर्जी, आप ज़्यादा समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है। मैंने कहा देख लेना। उन्होंने कहा ठीक है। बस 2 महीने के अंदर वो उनकी बस हो गई। अच्छा, अब वो मुझे 2013-14 की बात है। हाँ जी, 14 की बात है। 14 की बात। अब वो मुझे कहे ये करो, मैं कहूँ जी मैं तो नहीं करता। वो मुझे कहे ये करो, तो मैंने कहा जी ये भी मैं नहीं करता, मैं तो अपनी मर्जी से काम करूँगा, एजेंडा के ऊपर तो मैं नहीं चलूँगा। तो वहाँ इस तरह का कोई मामला बन गया कि 2.5 महीने के अंदर ही मुझे वहाँ से दोबारा कॉल आ गई सुल्तान साहब की, एक्सप्रेस न्यूज़ से। सुल्तान साहब ने जब इंक्वायरी की वापस आने के बाद अमेरिका से, तो उन्होंने इंक्वायरी की, उन्हें पता चला कि इन लोगों ने ज़्यादती की है और वो इमरान ठीक था। उन्होंने वो सारे बंदे ही निकाल दिए नौकरी से। अच्छा। और मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा निकाल दिया सबको हमने। मैंने कहा जी मैं भी यहाँ से निकल गया हूँ दुनिया टीवी से। कहते हैं आजा, फिर वापस आ जा। फिर तो दुनिया टीवी की इंतज़ामिया के साथ मामला उतने अच्छे नहीं चल रहे थे उस वक्त, हालांकि वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं बड़ी कदर करता हूँ उनकी। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मुझे बड़ा मौका भी दिया,
लेकिन कुछ चीज़ों में उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रही थी उस वक्त। मैं फिर दोबारा एक्सप्रेस में आ गया। अब मुझे जो है वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन मैं प्रोग्राम करता था 8 बजे। 2018 तक मैंने ये किया। फिर मैंने अपना घर बनाना था, तो तनख्वाहें एकदम कम होना शुरू हो गई, वो कट लगा रहे थे। मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा जी आप मुझे कट नहीं लगाएंगे, मैं अभी अपना घर बना रहा हूँ। तो फिर मैंने सुल्तान साहब से इजाज़त ली, मैंने कहा जी मुझे और चैनल्स बुला रहे हैं, मुझे इजाज़त दें, मुझे घर बनाना है अपना को, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तो और भी जिम्मेदारी हैं, आप जिस तरह का कट लगा रहे हैं इसके साथ तो मुनासिब नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वादा कर वापस आएगा। मैंने कहा जी आ जाऊँगा। अच्छा मीर साहब, आपने दुनिया और एक्सप्रेस में काम किया? मैंने फिर GNN में किया काम। GNN में किया। उनसे मैंने वादा किया कि मैं 2 साल आपके साथ रहूँगा, और अगर इससे ज़्यादा हो पाया तो मैं और टाइम भी गुजारूँगा। चट्टा साहब बड़े प्रोफेशनल आदमी, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। यानी मैंने सुल्तान लखानी साहब को बहुत प्रोफेशनल देखा। जितना मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया, सुल्तान लखानी साहब ने कभी नहीं कहा कि ये क्यों किया और ये कैसे किया, कभी नहीं पूछा। कोई दखल अंदाजी सुल्तान लखानी साहब ने मेरे काम के अंदर नहीं की। इतना उन्होंने इंडिपेंडेंस दिया काम करने के लिए। गंदी आदत पड़ी वहाँ से हमें, जिसको आज़ादी सहाफ़त कहते हैं, खुल के बोलने का होता है। तो सुल्तान साहब ने हमेशा बड़ा मार्जिन दिया हमें, और उसके बाद जो GNN है उसने भी बहुत मार्जिन दिया। ठीक है, उसके बाद बोल पे आ गए? नहीं, बोल में नहीं आया मैं। मुझे एक दिन अलीम खान साहब टकर गए। अच्छा। इस्लामाबाद में एक तकरीब थी, वहाँ मैं गया तो वहाँ अलीम खान साहब मुझे मिल गए, और इमरान इस्माइल साहब ने मुझे कहा ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा जी कह दे, सामने बैठे हुए हैं। मैंने कहा नहीं आप इनसे मिलने ज़रा। मैंने कहा यार पता नहीं किस बात का इनको होला है या किस बात का इनको क्यों ऐसे कह रहे हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी सुबह इमरान साहब एक मुलाकात हो सकती है। मैंने कहा जी मैं सुबह हूँ यहाँ पे, तो मिल लेते हैं। सुबह सुबह उनके बंदे का फ़ोन आना शुरू हो गया। मैं चला गया अलीम खान साहब को मिलने। उन्होंने मुझे बड़ी राजदारी से बताया मैंने समा TV ले लिया है, और अब मैं जो हूँ ना उसको चलाने लगा हूँ, और मैंने इमरान खान साहब से परमिशन भी ले ली है, और अब मैं वजारत भी छोड़ रहा हूँ, और मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। ठीक है। और मैं अब बन जाऊँगा एक मीडिया ऑनर, और अपना बिजनेस संभालूंगा, और मैं ये करूँगा। तो मैंने कहा जी गुड लक, बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया। वो कहते जी अब आप हमें ज्वाइन कर लें। मैंने उनको साफ इनकार किया। मैंने कहा सर ना करें, आपका मेरा एक ताल्लुक़ है, इसको रहने दें। अभी मैं आपको गुड लक कह रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको मेरे से मदद चाहिए, मैं उसके लिए हाजिर हूँ खान साहब। मुझे आप हायर ना करें, ये ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। आप पॉलिटिकल आदमी हैं, आपसे सब्र नहीं होगा। कभी मुझे इमरान खान के खिलाफ भी खबर देनी पड़ेगी, कभी किसी और के खिलाफ भी देनी पड़ेगी। आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा जी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अलीम खान साहब ने मुझे ज़मीन आसमान की गारंटियाँ दे दी। मैंने उनको मना भी किया, हालांकि मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आपको किसी ने कहा है ना कि इमरान रियाज को रख लो, तो आप मुझे उसका नाम बता दें। मैं उसको जाके कहूँगा कि वो अलीम खान मुझे बहुत ज़िद कर रहे हैं, आप उनको मना कर दें। आपका उस बंदे पे एहसान भी चढ़ जाएगा, आपकी मेरे से जान भी छूट जाएगी। यहाँ तक मैंने उन्हें कहा। लेकिन वो अलीम खान साहब बदिद थे, उन्होंने कहा जी नहीं आपने करना है ज्वाइन। मैंने अपनी टीम से मशवरा किया, उन्होंने कहा 2 साल तो पूरे हो गए उधर, जो वादा किया था 2-2.5 साल हो गए, तो ठीक है ये एक नई शुरुआत है। समा क्योंकि एज कम्पेयर टू GNN बड़ा प्लेटफॉर्म था, उन्होंने कहा चलते हैं आगे, जो है वो अगले इलेक्शन तक के लिए ना आपका एक वो बन जाएगा, एक ऐसे चैनल में होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। इन लोगों ने राब्ते किए, अलीम खान साहब ने दोबारा बुलाया, उन्होंने कहा जी हर हाल में आप ज्वाइन करें। मैंने कहा ठीक है। हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनकी बस हो गई ज़्यादा जल्दी। उन्होंने मुझे हायर किया, और साथ ही इमरान खान की हुकूमत गिराने का वो एक पूरा सिनेरियो बन गया कि हुकूमत इमरान खान की अब गिराई जाएगी। वो अलीम खान साहब ने पैंतरा एकदम बदल दिया। अच्छा, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका पैंतरा बदलना जो है वो पूरा चैनल भी अपना पैंतरा बदल जाएगा, और वैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं ऐसा होना नहीं चाहिए था। फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ पे जितने भी हमारे लोग काम कर रहे थे, ज़्यादातर ने अलीम खान साहब को फॉलो कर लिया। पैंतरा सबका बदल गया ऑलमोस्ट। ठीक है। और यानी एकदम ही काई पलट गई। मेरे सामने बैठे हुए वो लोग कुछ और कहते थे, और अचानक उन्होंने स्क्रीन के ऊपर कुछ और कहना शुरू कर दिया। तो मुझे हैरत होती थी, मैं अपनी टीम को कहता था कि यार नौकरी क्या चीज़ है, यानी बंदे से क्या क्या तमाशा करवाती है ये। वो पुलिस वाले का मुझे जुमला याद है, वो जिसने कहा था बनी गाला से निकलते हुए, वो जमान पार्क से निकलते हुए, कि बांदर को नचना पैंदा है, इस तरह का कोई जुमला उसने बोला था ना। ठीक है। तो वो इस तरह नौकरी बंदे से क्या क्या करवाती है।
मैंने कहा जी मैं नहीं करना। हाँ, ज़ुमान पाक ऑपरेशन जब हो रहा था तब वो पुलिस वाले ने कहा हाँ ये कहा था। मैं अपने ना मौक़िफ़ के ऊपर रहा तो अलीम खान साहब को बुरा लगना शुरू हो गया। ठीक है। फिर मैंने इंतज़ामिया से कहा, मैंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, सबकी इज्जत रह जाएगी, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, इसका आपको नुकसान होगा। उन्होंने कहा नहीं जी, अपनी ईगो सेटिस्फाई की, उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे निकाला तो मैं कुछ अर्सा बेरोज़गार रहा। ठीक है। फिर मुझे बोल टीवी वाले बहुत रब्ता कर रहे थे, मैंने उन्हें कहा जी नहीं। एक्सप्रेस ने मुझे वापस कहा, मैंने कहा जी आ जाओ। मैं फिर एक्सप्रेस न्यूज़ में चला गया। एक्सप्रेस में मैंने 14 प्रोग्राम किए गालिबन। तो एक्सप्रेस वाले बड़े खुश थे। फिर एक दिन सुल्तान लखानी साहब ने कहा कि आपको हम अब अलविदा करेंगे। ठीक है। अच्छा, और वो उनको कहीं से ऑर्डर आया था। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं, रजीम चेंज की रात को आप वज़ीर आज़म हाउस में थे, आपने सब कुछ वहाँ पे देखा, इमरान खान के साथ आपकी मुलाकात हुई, सब सहाफ़ियों की हुई। उस रात आप 7 लोग थे हम। 7 लोग थे। उस रात आपने क्या देखा? बस हम सिंपली वहाँ पे गए थे, हमें बुलाया गया था। मैं थोड़ा सा लेट था, कुछ सहाफ़ी मेरे से पहले पहुँच गए थे, कुछ मेरे बाद आए थे। शहीद अरशद शरीफ थे वहाँ पे, खावर गुमन साहब थे, साबिर शाकिर साहब थे, मैं था, और एक हमारे जमील फारूकी साहब थे, मुईद पीरज़ादा थे, फ्रिया इदरीस साहिबा थी। ठीक है। 7 पूरे हो गए मेरे ख्याल में। हम लोग वहाँ पे थे उस रात को। इमरान खान साहब को हमने देखा कि वो पहले मीटिंग ले रहे थे अंदर, उसके बाद फिर वो बाहर आए। हमसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने बाहर पार्क का इंतखाब किया कि यहाँ बैठ के मिल लेता हूँ। हमें अंदर नहीं मिले वो, शायद उन्हें लग रहा था कि अंदर मिलना सेफ़ नहीं है, या वो खुल के बात करना चाह रहे थे। वो बाहर आकर बैठ गए, और हमें बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इमरान खान को आइडिया है कि चीज़ें अब कहाँ जा रही हैं। लेकिन हमने उसको परेशान नहीं देखा उस दिन, यानी ही वॉज रिलैक्स। जैसे अभी जेल से लोग आते हैं ना, पहले मेरी बातों पे लोग यकीन नहीं कर रहे थे, ना बाकी सहाफ़ियों की बात पे यकीन कर रहे थे। अब वो सारे लोग फुटेज देखते हैं ना इमरान खान की जेल में वर्जिश करते हुए, तो उन सबको समझ आ गई है कि इस आदमी के बारे में इससे पहले जो रिपोर्ट हुआ है वो बिल्कुल सही रिपोर्ट हुआ है। वो आखिरी दिन भी वज़ीर आज़म हाउस से ऐसे जा रहे थे जैसे सुबह उन्होंने वापस आना है, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ वो निकल के वहाँ से गए। और ये जो चीज़ें उल्टी सीधी रिपोर्ट हुई, इनमें से कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं हुआ। वो साइफर हमें दिखाना चाहते थे। ठीक है। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के ज़रिए से उसको डीक्लासीफाई कर दिया था, लेकिन उस वक्त साइफर वहाँ से लेकर कोई ब्यूरोक्रेट निकल गए थे। ठीक है। और वो फिर दिखा नहीं रहे थे, बल्कि सहाफ़ियों को वहाँ ये भी कहा गया कि इट कैरीज वेट, आप इसको ना देखें। जो अमला वहाँ मौजूद था, कुछ लोगों ने ये कहा कि आप इसको ना देखें। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही थी। मैं, अरशद शरीफ और कुछ और लोग पहले बैठे रहे, फिर आखिर में हम 2 रह गए, फिर अरशद भाई भी चले गए, मैं सबसे आखिर में वहाँ से निकला। मैंने इमरान खान को वापस जाते हुए भी देखा। अच्छा, वापस जब, हाँ, आखिरी रात को जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस छोड़ रहे थे, मैंने उनको वापस जाते हुए देखा। बिल्कुल ही वॉज नॉर्मल, उसको कोई ऐसे था ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जा रहा है या उससे कोई चीज़ छिन रही है या कोई ओहदा उससे चला गया है, परवाह नहीं थी। वो बिल्कुल बड़े रिलैक्स होकर इमरान खान साहब वापस गए। बल्कि डायरी थी उनके पास, तो वो मैंने उसी दिन वो पूछा उनसे, लोगों से, मैंने कहा ये खान साहब का सामान किधर है। अब मैं समझा कि वज़ीर आज़म जा रहा है, कोई ट्रक लगेगा, इधर से आएगी, सामान उठा के ट्रक में रखेंगे जो इमरान खान साहब ने लगवाया हुआ है, चलो वापस जाएगा, या चलो पीछे वाले घर में कहीं सामान होगा। तो मुझे उन्होंने कहा जी नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, ये शहबाज गिल भी वहाँ था। तो मैंने कहा जी वो सामान ट्रक, उन्होंने कहा जी ये डायरी लेके आंदा ने, और ये डायरी लेके वज़ीर आज़म वापस जाता है, तो ये इसके अलावा इसका यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मुझे वहाँ लोगों ने कंफर्म किया, बल्कि मुझे वो वज़ीर आज़म अमला जो है वो कह रहे थे, कहते कल तो असी भी अच्छे खाने खावांगे। अच्छा, यानी उनको वो सूप पी के बेचारे तबाह हो गए सारे। खान साहब ने चाय पिला के उनके रंग काले कर दिए सारे वज़ीर आज़म उसके। उसके बाद बड़े देगचे के अंदर ये सूप बना लेते थे, जो आता था चाय वाले कप के अंदर पहले उसी कप में चाय पिलाते थे, बाद में धो के उसी के अंदर सूप डाल के पिला देते थे, ये पी लो। आपको उस रात क्या मिला था? चाय मिली थी उस रात को? हमें 1 मिनट बाहर बैठे, नहीं कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला। बल्कि जब हम गए ना वो डिप्टी एमएस के कमरे में, तो डिप्टी एमएस ने कहा चाय पीनी है, तो वहाँ भी शायद हमने पानी शानी पिया था। अच्छा। ऐसा ही कुछ है। और मुझे एक बात की थी डिप्टी एमएस ने मुराद सईद के बारे में। डिप्टी एमएस ने मुराद सईद क्योंकि कमरे से निकला बहुत तेजी से, अच्छा ये बहुत परेशान था। अच्छा, इसको मुराद सईद को उलझन उड़ दी, जैसे कि कोई
ये कुछ करना चाह रहा है और कर नहीं पा रहा ना। अब वो पता है उसको इमरान खान के साथ ज़्यादा लगाव है थोड़ा। हाँ। तो मुराद सईद भाग दौड़ भी कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पे सियासतदान जिनको ये आइडिया था कि ये हो जाना है, देवर रिलैक्स। हम तो पहले ही कह रहे थे ये वो इस तरह के बंदे भी थे बीच में। मैंने जिसको तसब्जुब में परेशान देखा ज़्यादा वो मैंने शहबाज गिल को और मुराद सईद को देखा। ठीक है। तो मुराद सईद के बारे में डिप्टी एमएस ने मुझे कहा कि ये बंदा गया ना अभी बाहर, लेकिन जी ऐसा ईमानदार आदमी आपको पाकिस्तान की तारीख में वजीर नहीं मिलेगा। मुराद सईद के मतलब मुराद, मैंने कही वो कैसे? मैंने कहा चंगा ईमानदार है, हुकूमत ही खत्म कर देती है। मैंने को छेड़ा तो उन्होंने कहा जी जो पानी की बोतल होती है ना ये इस तरह की छोटी, उन्होंने कहा इसने अपनी वजारत में से ये बोतल भी नहीं पी। अच्छा। ये मुझे डिप्टी एमएस ने अल्फाज बोले, साबिर शाकिर साहब शायद थे या नहीं, लेकिन अरशद शरीफ डेफिनेटली वहाँ थे क्योंकि उन्होंने सेकंड किया था कि हाँ मैं इसको जहाँ, मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुराद सईद का अरशद शरीफ के साथ इतना गहरा ताल्लुक है। मुझे नहीं पता था उस वक्त। ठीक है। अरशद शरीफ ने इस बात को सेकंड किया था। हाँ ऐसी बात है। हाँ यार, उन्हें दो चार उन्होंने सेंटेंस अंग्रेज़ी में बोले, फिर उन्होंने कहा बिल्कुल ये इस जैसा बंदा जो है ना ये, और हमारी बदकिस्मती है इस तरह करके, जैसे वो अपनी बात बांध के अरशद शरीफ साहब पूरी तमहीद के साथ फिर बात करते थे बड़े रिलैक्स अंदाज में, तो उन्होंने वो बात की। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें कि आपने कहा पहली दफ़ा आपको टक्कर के लोग मिले हैं और मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो सरेंडर करूंगा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप आखिरी आदमी हैं बीबी? आपको क्या लगता है? नहीं आप ही बताएंगे। हमें लगता क्या है वैसे? अभी तक मुझे देख के आपको क्या समझ आई है? नहीं हमें तो नजर ही नहीं आई सरेंडर किए हुए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उसको ना खाली तकरीर को अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि एक बहुत जज्बाती आदमी बहुत गुस्से में बोल रहा है कि पहली दफ़ा आपको टक्कर के लोग मिले, या मैं नहीं मानूंगा कि मेरे लोगों के फैसले मेरे लोग करेंगे। हाँ, आपने कहा था ये जो और आज ऐसे। हाँ। देखो जो मैंने बात की वो उसका बैकग्राउंड लें आप। उस रात मेरे ऊपर 18 पर्चे हुए थे। वो जो मैरियट में कॉन्फ्रेंस हुई थी उस रात, उसी कॉन्फ्रेंस में मुझे नहीं पता था मैंने यहाँ तकरीर करनी है। मेरे पे पर्चे और थे, मुझे पुलिस ने फ़ोन किया था कि भाईजान घर छोड़ दें आप। मैंने कहा तुम आ जाओ, मैं अरेस्ट हो जाता हूँ। आपको पता मैं शुरू से अब तक ये कहता हूँ यार अरेस्ट करना है तो मैं हाजिर हूँ, गिरफ्तारी देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने भाग दौड़ तो मैंने की नहीं, मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ। अब तो मेरे दोस्त तंग आगे कहते हैं अल्लाह का वास्ता साइड में हो जाएगा। वो पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि भाईजान हम आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, हमारे घर वाले हमें गालियाँ देते हैं। मुझे एक एजेंसी के बंदे ने भी कहा है, पहिए वाले ने, उसने कहा यार तू सारी ईद ना खराब कर देना। अच्छा। आप ना ईद पे घर ना रहे। मैंने कहा क्यों? कहते जी हम पे सख्ती आ जाती है गवर्नमेंट की, वो हमें कुछ करना पड़ जाएगा, फिर हमारे घर वाले भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, फिर हमारी ईद भी ख़राब हो जाएगी। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। मुझे पुलिस ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आप निकल जाए तो हमारी रेड आ रही है। तो मैंने कहा पर्चा? उन्होंने कहा पर्चा नहीं जनाब, पर्चे। अच्छा। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एक के बाद एक पर्चा, एक के बाद एक पर्चा। मुझे बीच में शुएब शाहीन साहब की रिक्वेस्ट आई कि पहुँचो इस्लामाबाद, हमारा एक प्रोग्राम है उसमें आपने शिरकत करनी है। साथ मुझे 2-3 वकला की और आ गई। अब एक बंदे पे पर्चे हो रहे हैं और वकीलों की कॉल आए ना, तो बंदा कहता है यार वकीलों की तो ज़रूरत पड़नी है। तो वकीलों की बात टाली नहीं जाती। टाली नहीं जाती। मैंने कहा चलो। अच्छा उससे 2 दिन पहले मेरे हथियार ले गए थे, असला वगैरह जो। अब मेरे पास जो हथियार होते हैं सिक्योरिटी के लिए, 2 दिन पहले वो भी ले गए थे। एक तो मैंने हत्या हो गया, दूसरा मेरे ऊपर 18 पर्चे हो गए उस रात में। सुबह जब मैं सो के उठा तो 18 मुकम्मल हो गए थे। 6 तो रात को ही दे दिए थे इन्होंने। ठीक है। तो जब मैं सोकर उठा तकरीर करने से पहले 18 हो गए हुए थे। ठीक है। अभी मैं वहां बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने तकरीर करनी है। मैं तो गया था सिर्फ अटेंड करने के लिए, क्योंकि कोई कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करना, उन्होंने बुलाया, मैं बैठ जाऊंगा। मैं तो था ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। मैं उधर जाके बैठ गया और मैंने अपना मोबाइल से देखना शुरू किया, तो उसी वक्त मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि मेरी जो आर्मर्ड गाड़ी है ना, उसका भी जो मेरे पास परमिट है वो कैंसिल हो गया। अच्छा। तो मेरे दिमाग में आया जैसे मुझे कोई मारना चाहता है। यानी हथियार मेरे ले लिए, उसके बाद जो गाड़ी मेरी हिफाजत कर सकती है वो भी ले ली, और 18 मुकदमे भी दे दिए। तो ये तो पूरा कत्ल का मंसूबा लग रहा है मुझे। यानी फील मुझे अब ये तो बहुत ज़्यादा मैं उसमें डिस्टर्ब हो गया, और मेरे दिमाग में आया कि यार मैं फट जाऊँ किसी तरह। अभी मैं सोच रहा था कि मैं उठ के यहाँ से निकलूँ और को मशवरा करूँ किसी दोस्त से,
तो इतने में सामने शुएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान रियाज साहब जहाँ बैठे हैं वो सबसे पहले आ जाए बात करेंगे। मैं चला गया। आपने देखा होगा जब मैंने बात करना शुरू किया तो पहले मैंने पीछे मुड़ के देखा कि बात क्या करनी है, बात क्या करनी है, तो पीछे लिखा हुआ था। हाँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा रिजीम चेंज ऑपरेशन। मैंने कहा जी ये, मैंने कहा मेरे लिए तो कहानी शुरू हो गई थी 10 मार्च से। फिर जो कुछ था मैंने बोल दिया। ठीक है। और जो मैंने बोला वो कोई ये नहीं कहता कि तूने कोई गलत बात की, ये सब कहते हैं तूने सख्त बात की। और जहाँ तक बात है कि सरेंडर करने का किसके सामने करना है, कोई जंग चल रही है और भाई एक मौक़िफ़ है, एक मौक़िफ़ मेरा है, एक मौक़िफ़ आपका है। आपके मौक़िफ़ को मैं गलत साबित करूंगा, ये मेरा दावा है। लगे रहते हैं और चला लें जितना चलाना है। देखिए इसको आप समझें, इसको अगर अब लड़ाई बनाएंगे ना, जंग बनाएंगे तो अपने लोगों से जंग है ना। लोग मांग क्या रहे हैं? रूल ऑफ लॉ मांग रहे हैं मुल्क में, आज़ादी इज़हार राय मांग रहे हैं मुल्क में, हकीकी जमहूरियत मांग रहे हैं मुल्क में। लोग आज़ादी इज़हार राय मांग रहे हैं ना। ये कोई ऐसी चीज़ है जो लोग गलत मांग रहे हो? अपना मैंडेट मांग रहे हैं, बिल्कुल कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे। नहीं, मामला ये है कि मैंने इमरान खान से कहा था आप अमेरिका को डिमार्च कर लेंगे, उसने कहा जी कर लूँगा। मैंने कहा जी अगर कर लेंगे तो मैं खड़ा हो जाऊँगा, आप नहीं कर पाएंगे। उसने सचमुच कर दिया। ठीक, सचमुच कर दिया। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि आपको जब पहली दफ़ा अरेस्ट किया गया टोल प्लाजा से, जब चकवाल में लेके आपको जा रहे थे, वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या हमने सुना है। जब अख्तरबंद गाड़ी में भी थे आप, तो किसी पुलिस वाले ने अपनी जोली, अपनी टांग दी आपको। यार मैं 2 दिन से जाग रहा था, कभी ये वाली अदालत, कभी अतर साहब वाली अदालत, उसके बाद जी को पिंडी में कोई अदालत है, वो उधर वो कोई FIA की वहाँ जाना था, वो उधर चला गया। उसके बाद कोई अटक वाली अदालत है, और उससे पहले रात को मैं जाग भी रहा था। तो यानी 2 दिन मैं जागता ही रहा हूँ थ्रू आउट। और उससे पहले जहाँ से मैं आ रहा था मुझे बुखार था, वो एक रात भी मैंने जाग के गुजारी हुई थी। तो 2-3 दिन से लगातार बंदा जागा हो तो बंदे को नींद आती है। मैं जैसे ही इस गाड़ी के अंदर बैठा, मैंने हिसाब किताब लगाया, मैंने कहा यार मुझे नींद आ रही है, तुम लोग सारे उस तरफ बैठ जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ। वो नीचे ना चेन बांधने के लिए ना उसके अंदर हुक लगे हुए थे गाड़ी में। उन्होंने कहा सर आप इस पर गिर जाएंगे, आप जख्मी हो जाएंगे, तो तुम इतने सो जाओ। अच्छा, उसने मुझे अपनी राम की तरफ इतने सो जाओ। मैं कहा पक्की बात है? उसने कहा ठीक है पक्की बात है। मैं कहते सीधा हो गया बैठ, वो बैठ गया, मैं वहाँ सो गया। अच्छा मुझे आदत है मैं आंखों पे ना पट्टी बांध के या कोई चीज़ कपड़ा रख के सोता हूँ ताकि थोड़ा सा लाइट कम हो जाए। उस गाड़ी में लाइट भी आ रही थी, तो मेरे पास एक कपड़ा था, वो मैंने आंखों पे बांध के मैं सो गया। वो कहीं लोग समझे कि इसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ है ना। तो वो बाद में पुलिस वाला रो रहा था मेरे आगे, सर मैं फंस गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर वो मैं तो मुअत्तल भी हो गया हूँ और सारे मुझे। उसने किया क्या पता पुलिस वाले ने? उसने बेचारे ने वो एक, उसको कोई फ़ोन आ गया। अच्छा, उसका कज़न था कोई यूरोप में या अमेरिका में। ठीक है। उसने उसको कहा कि यार तुसी इमरान रियाज में फड़ लिया। उसने कहा जी मेरी चोली से सुता हुआ है। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं। उसने कहा मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। उसने वो सेल्फी लेके ना मेरे समेत उसने अपने दोस्त को या पता नहीं कज़न को भेज दी। उसने उधर से वायरल कर दी। वो 5 मिनट में पूरे पाकिस्तान में फैल गया। आपको पता है सोशल मीडिया पे तो 1 मिनट ही लगता है। तो वो इस तरह हो गया वाक़या। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, जब आपको अगवा किया गया रिसेंटली, आपको मैंने पूछा क्या हुआ क्या नहीं, सारी कौम जानती है, आप बेहतर जानते हैं, ये नहीं बात करते। काफ़ी फ़ायदे से सब बुला के पूछ ले, फिर बता सकते हैं, फिर बता सकते हैं। ठीक है। वहाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ को याद करते थे आप? अल्लाह को याद करता है बंदा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा। यानी जब आप मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो अल्लाह को याद करते हैं ना। ठीक है। तो मैं अल्लाह को याद करता था ज़्यादा। मेरे दिमाग में ये रहता था कि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह इसमें से निकालेगा भी। और मैं ये सोचता था कि मेरा अल्लाह जब चाहेगा तो मैं ये बीच में से गुजर के यहाँ से निकल के घर चला जाऊँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। तो ऐसा हुआ भी। उसके अलावा कोई फैमिली में से या कोई दोस्त या कोई भाई या कोई ऐसा मोमेंट? यार अलग अलग फेजेज है ना, दिन ही इतने सारे थे, 142 दिन थे। कभी कोई एक बच्चा ज़्यादा याद आता था, कभी अम्मी ज़्यादा याद आ गई, कभी अब्बा जी याद आ गए, कभी बेगम याद आ गई, कभी दूसरा बच्चा याद आ गया, कभी भाई कोई बहुत ज़्यादा याद आ गया, कभी कोई दोस्त है वो दिमाग से नहीं निकल रहा, कभी कोई मेरा कुलीग है वो दिमाग से नहीं निकल रहा। तो यानी अलग अलग दिन में अलग अलग कोई बंदा आपके दिमाग में आ जाता है। दिन और रात वहाँ कैसे गुजरते थे कि फील पता ही नहीं था चलता कि दिन? यार नहीं, वो एक्सप्लेनेबल ही नहीं है चीज़ें, दफ़ा करें उनको। अच्छा चले दफ़ा करते हैं। यानी वो मुझे मैं चाहता नहीं कि उनको रिकॉल करूँ। चले
8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। कर लें। 8 फरवरी का इलेक्शन होता है। 11 दिन पहले मैंने काम शुरू किया था इलेक्शन से, बिल्कुल। आप तब कुछ दिन रह गए थे जब आपने 11 दिन पहले मैंने दोबारा आके व्लॉग्स स्टार्ट किए। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे ठीक कर ताकि मैं बोलूँ। तो वो आपने इलेक्शन देखा, अवाम जाके, और जितनी तादाद में लोग निकले, पोलिंग स्टेशन पे आप भी वोट कास्ट करने गए थे, लाइनें लगी हुई हैं। हमने 8 बजे कभी लाइनें नहीं देखी आज तक, वो भी इतनी लंबी लंबी। मैं अपनी तरफ से 7:30 बजे पहुंचा था। आप मेरे साथ थे ना, अवैस और उस्मान मेरे साथ थे, तो मैं अपनी तरफ से जल्दी पहुंचा था। और हम बड़े होशियार बन के गए कि जी हम जाएंगे तो खाली होगा, जाते ही हम वोट डाल देंगे। वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी उस वक्त भी। ठीक है, अवाम जाके वोट देती है इमरान खान को। जैसे अगर हम सियालकोट की बात करें, रेहाना इम्तियाज़ डार, और दूसरी तरफ होता ये है कि सुबह कोई जीता होता है फॉर्म 47 के मुताबिक। हुआ क्या 8 फरवरी को? 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो हुआ तो स्मूथ, जैसे मैं आपको बता रहा था। केपी में और पंजाब में तो ठीक इलेक्शन हुआ, सिंध के अंदर जैसे होता है वैसे ही हुआ, और बलूचिस्तान में आपको पता है इलेक्शन तो ऐसा लगता होता ही नहीं है, कोई और ही गेम होती है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ उसके नताइज अगर इलेक्शन की तरह ही आते तो सिचुएशन आज कुछ और होती। रात को 10 या 11 बजे हमने जो रिकॉर्डिंग करवाई थी उसमें हमने बता दिया था कि 179 सीट्स के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। 179 हमने रिपोर्ट किया था, ये नंबर मौजूद है, वो वीलॉग निकाल कर आप अभी भी सुन सकते हैं। और मैंने वहाँ बता दिया था कि अब रिजल्ट रुक गए। रात को मैंने ये कहा था नाजरीन 12 बजे आप ये वीलॉग देखेंगे, 11 बजे मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अब तक 179 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। जब रिजल्ट दोबारा आना शुरू होंगे तो हमें पता नहीं क्या रिजल्ट मिलेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। जब दोबारा शुरू हुआ काम तो पीपल्स पार्टी ऊपर जाना शुरू हो गई, नून लीग ऊपर जाना शुरू हो गई, फजल रहमान साहब को कुछ बांट दी गई, MQM को जो है वो एक भी सीट नहीं थी, उनको भी सीटें बांटी गई, सारा कराची दे दिया। तो तकरीबन जो है वो PTI से उनकी आधी सीटें छीन ली गई। आधी सीटें जिस पार्टी की छीन जाए उसने बेचारी ने क्या इक़्तिदार में आना है। ये जो मैंडेट छीना गया, इसमें कसूर किसका है? PTI की कोई हिकमत अमली तब सामने नजर नहीं क्या कर सकते हैं आप? देखें, उन्होंने इलेक्शन डे के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया, इलेक्शन से पहले बहुत मुश्किल हालात में अच्छा परफॉर्म किया, पूरी उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पहरा भी दिया फॉर्म 45 पे, फॉर्म 45 लेके भी वो कर गए। अब अगली गेम को उनको पता ही नहीं था कि नई गेम हो जाएगी उनके साथ फॉर्म 47 की। देखिए, जब सिस्टम ये सोच ले कि सिस्टम ने ज्यादती ही करनी है तो फिर आप जो मर्जी कर दें। आप गौर करें ना, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है वो तो मुझे लगता है कि 8 फरवरी का जो है वो दोबारा टेलीकास्ट नहीं हुई, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा धांधली हुई है। काजी फायद ईसा का इस तमाम चीज़ में निशान ले लिया गया, ये हुआ वो हुआ, क्या रोल रहा? आपने क्या देखा? काजी फायद ईसा साहब का ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये परसेप्शन बड़ी तेज़ी से बनी है कि वो इमरान खान साहब पे गुस्से में है, और वो ना सिर्फ इमरान खान साहब पे गुस्से में है बल्कि वो तहरीक इंसाफ के बारे में जो फैसले उनकी अदालतों में आए जहाँ पे वो इंसाफ कर सकते थे, उन्होंने वो इक़दामात नहीं उठाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही थी। और तहरीक इंसाफ कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड में गए कि हमें दी जाए, वो नहीं उनको मिली। वो गए जी हमें जो ROs हैं वो अदलिया के दिए जाएँ, वो उनको नहीं मिले। बल्ले का निशान जो हाई कोर्ट ने उनको वापस दिया वो उनसे फिर छीन लिया गया, और जिस जल्दबाजी में छीना गया कि एकदम केस लगा और एकदम फैसला है और एकदम बल्ला छीन लिया। यानी इतनी तेज़ी से क्या धांधली वाला केस सुना गया? नहीं सुना गया। क्या इतनी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार केसेस जो आए दोबारा वो सुने गए? नहीं सुने गए। तो तहरीक इंसाफ ये कहने में बहुत हद तक हक बजानिब है कि अदलिया से उनको इंसाफ नहीं मिला, स्पेशली कादी फायद ईसा साहब की अदालत से। ये तो वो ठीक कहते हैं बात। ठीक है, 9 मई के हवाले से बात कर देते हैं। 9 मई 10 को तो आप अरेस्ट हो गए थे, 10 के बाद जो हुआ वो तो आपने नहीं देखा। मुझे पता ही कुछ नहीं है उसके बाद। मैं सीरियसली अभी आपको बता रहा हूँ कि जितना अरसा मैं नहीं था ना, उस अरसे में जो जो चीज़ें हुई हैं मुझे अभी बाद औक़ात कुछ चीज़ें पता चलती हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बाहर क्या था दुनिया में। वो जो 5 महीने में नहीं था ना, तो मैं नहीं था। मुझे अभी भी कभी कोई चीज़ पता चलती है, कोई खबर पता चलती है तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ था। तो उस बीच में जो कुछ भी हुआ इस मुल्क में मुझे नहीं पता। ठीक है,
5 माह आपने तो खैर बाद में तो काफ़ी बातें पता चल गई होंगी कि ये तहरीक इंसाफ छोड़ गया, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसने इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगा वापस दिया। आके मुझे सारी चीज़ें पता चलेंगी ज़्यादा। ठीक है, इसको किस तरह देखते हैं आप, और क्या तहरीक इंसाफ को इनको वापस लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो पार्टी को छोड़ गए हैं? देखें, ये तो इमरान खान साहब का तय करने वाली लेकिन चीज़ है, आप उनकी पार्टी की मिलकर लेकिन तय आप करने अपना वाली चीज़ है। तजिया पेश करें, क्या ऐसा होना चाहिए? देखें, लोग खुशी से तो कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाता ना। जो लोग खुशी खुशी छोड़ गए उनकी खुशी चेहरे पे नजर भी आ रही है। कई लोग इक्तदार के लिए छोड़ कर गए ना, जाके दूसरी तरफ से इलेक्शन लड़ा, उन लोगों का केस अलग है। जो लोग छोड़ कर गए और खामोश होकर बैठ गए और उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, उनका केस अलग है। और जो लोग हिस्सा बन गए किसी प्रोपेगेंडा का, उनका केस अलग है। तो हर एक का केस अलग अलग है ना। ठीक है। तो इमरान खान साहब ने ये देखना है कि किसके लिए कितनी गुंजाइश पैदा करनी है। अल्टीमेटली ज़्यादा लोग वापस ही आ जाएंगे, ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अच्छा, ज़्यादा लोग वापस आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें, इमरान खान की रहाई लेकिन एक चीज़ है जी, इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस अब इतने ज़्यादा हैं कि वो अगर किसी को भी वापस ना लें तो उनका काम चलता है अभी भी। लेकिन आपको लगता है खान साहब लेंगे? देखें, अगर किसी को ना भी लेना तो इमरान खान के पास इतनी बड़ी तादाद में यूथ है और इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लोग हैं कि उनको नए अपने पुराने बंदों की ज़रूरत भी नहीं है। वो पूरी पार्टी भी नहीं बना सकते हैं इस वक्त जिस तरह लोग उनके पीछे हैं। करंट इश्यूज़ पे बात करते हैं। करेक्ट। मलक रियाज को वादा माफ गवाह बनने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। कुछ दिन पहले उनके जो दफ्तर है वहाँ रेड हुई, मलक रियाज की ट्वीट भी आई है कि मैं सारा जुल्म सह लूँगा, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। किस किस को इनकलाबी बना दिया इस मुल्क में, अब आप अंदाजा करें। मलिक रियाज साहब ने इनकलाब का अलम उठाया हुआ है इस वक्त। अच्छा, मैं कभी भी उनका एडमायरर नहीं रहा। ठीक है। मलिक रियाज की कभी मैं तारीफ़ नहीं करता रहा ज़िंदगी में, और अपने आप को मैं दामन को बचा कर, क्योंकि मलिक रियाज के तो करीब से भी गुजरे तो प्लाट का इल्ज़ाम उसके ऊपर लग जाता है। तो बहुत सारे सहाफ़ी हमारे इन इल्ज़ामात से मुस्तफ़ीद भी होते रहे। अच्छा। और ब्यूरोक्रेसी में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट में क्या है, पॉलिटिक्स में क्या है, मीडिया में क्या है, यानी ये सारे धंधे मलिक रियाज के सामने बेनकाब हैं। उनके लैपटॉप के अंदर हर डिटेल है, एक में नहीं बल्कि मल्टीपल लैपटॉप्स के अंदर डिटेल होगी उनकी। तो मलिक रियाज साहब जो कर रहे थे इस मुल्क के अंदर, जो कारोबार वो चला रहे थे, अगर तो वो गैर कानूनी था तो आज तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल, वो तो पिछली फिर कई दहाइयों से है। शहर के शहर आबाद हो गए हैं। देखें, जो उन्होंने बनाया उसको जाकर आप देखें, वो एक दिन में तो नहीं बना। ये वो 30 साल की कहानी है। इस 30 साल में ये हरकत नहीं हुई कभी। अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो 30 साल से हो रहा था ना, पीछे कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो हिजाजी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ नोटिस भेजा था, तो नैब के 2 ब्रिगेडियर्स के जो है ना मुझे फ़ोन आ गए थे और मेरे पे इतनी सख्ती हो गई थी कि आज तक जवाब ही नहीं आया वापस। तो आज देखें कैसे हालात बदले। मलिक रियाज के खिलाफ अगर उनके गलत कामों के ऊपर एक्शन होना था तो पहले होना चाहिए था। अब उनके इनकार के बाद जो एक्शन हो रहा है ना, वो अगर ठीक भी हो रहा है तो सारे उसको शक की नज़र से देखेंगे और उसका फ़ायदा मलिक साहब को होगा। मलिक साहब को फ़ायदा होगा। देखिए, मैं उसकी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। सब लोग यही कहेंगे ज्यादती हो रही है, क्योंकि अगर तो एक्शन लेना था तो पहले लेना था। और अब अगर एक्शन लिया गया तो उस वक्त लिया गया जब मलिक साहब ने कहा मैं नहीं देना गवाही। तो ये जो टाइमिंग है और ये जो एक्ट है, अगर देखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मलिक रियाज के साथ जो छापे पड़ रहे हैं वो गलत हो रहा है। हो सकता है वो ठीक हो रहा हो सकता है वो ठीक हो रहा हो, लेकिन जिस वक्त वो हो रहा है ना, कोई नहीं मानेगा ठीक हो रहा है। ठीक है। इमरान जिस अंदाज में हो रहा है ना, इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, पहले अटक जेल में रखा गया, उसके बाद अडियाला शिफ्ट किया गया, अभी तक अडियाला जेल में मौजूद है, 1 साल होने को करीब है। तो क्या कहना चाहेंगे, इमरान खान जेल में ही रहेंगे या बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे? देखिए, ये तो इमरान खान डिसाइड करेगा। वो तो आज़ादी का फैसला तो मेरा अल्लाह करता है, लेकिन अपनी यहाँ इस आज़ादी के मामले में इमरान खान ने खुद डिसाइड करना है कि उनको जल्दी है बाहर आने की। देखिए, उनको हमेशा अंदर तो रखा नहीं जा सकता, बाहर उन्होंने आ जाना है। अब ये उनका फैसला है कि उन्होंने बाहर कैसे आना है। इमरान खान अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं और निज़ाम इमरान खान को बाहर लाना चाहता है अपने तरीके से। तो अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब किस तरीके से बाहर आते हैं। तो आपको लगता है इमरान खान डील करके बाहर आएंगे? देख लेंगे। इमरान खान ने अगर यहाँ पे डील की
तो उसका इमरान खान साहब को नुकसान इतना बड़ा होगा कि वो सोच भी नहीं सकेंगे। और अगर उन्होंने बातचीत की और रास्ता किसी के लिए भी छोड़ा और अपने लिए भी निकाला फिर तो ठीक है। बातचीत की, डील ना की। बातचीत और डील में फ़र्क है ना। जब डील हो जाती है तो फिर इस तरह के काम होते हैं जिस तरह के मियाँ साहिबान के लिए हुए इस मुल्क में, कि हर जगह उनको इंसाफ उनकी दहलीज पे मिल रहा है। एयरपोर्ट पे इंसाफ, घर की दहलीज पे इंसाफ, जलसागाह में इंसाफ, सड़क पे इंसाफ, प्लाट में जिधर जाते हैं इंसाफ। मियाँ फैमिली को जिस किस्म का रिलीफ मिला है वो डील के नतीजे में हो सकता है, वो कभी भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में नहीं ऐसे होता। मियाँ साहब किधर खड़े हैं? मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ साहब वहाँ खड़े हैं जहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मियाँ साहब आज भी जनरल जलानी की गोद में खड़े। अच्छा। खड़े वापस मियाँ साहब घूम फिर के चक्कर लगा के उधर ही पहुँच गए वापस। नहीं, मियाँ साहब वो आपने खबरों में देखा होगा, बड़े बड़े इश्तेहारात, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तोते उड़े, क्या कबूतर उड़े। नवाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया गया था और फिर अचानक से क्या होता है, पासा पलटता है। मियाँ साहब सिर्फ तंदूर का इफ्तिताह करने तक पहुँच जाते हैं। जहाँ ये मुल्क पहुँच गया, अब कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहेगा। मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कड़वा घूंट किया हुआ है इस वक्त। सिर्फ मरीम नवाज़ की वज़ारत आला पंजाब है या अपने केसेस है, दीगर मामलात हैं, ये इनके गले में फंस गया सारा कुछ। कोई भी नहीं इस वक्त बनना चाहेगा, कोई नहीं। तो आपका ये ख्याल है कि ये मियाँ नवाज शरीफ का खुद फैसला था जो वो वज़ीर आज़म नहीं बने? मियाँ नवाज शरीफ के पल्ले क्या था? 2 सीटें वो इलेक्शन लड़े, दोनों ही वो हार गए थे, तो कैसे बन जाते वज़ीर आज़म वो? मियाँ साहब को इस बात का डर था कि वज़ीर आज़म बनूंगा, यास्मीन राशिद सीट वापस ले लेगी, मैं फिर बाहर हो जाऊंगा चौथी दफ़ा, फिर कहूँगा मुझे क्यों निकाला, लोग हंसेंगे। तो मियाँ साहब ने कहा जान छुड़ाओ, शहबाज शरीफ साहब की बात बन रही थी, हम बढ़ जाओ। ठीक है। इमरान खान जेल में, तहरीक इंसाफ की जो कभी मियाँ साहब का टोटल इनकलाब जो है ना अब इमरान खान के खिलाफ है, ये याद रखिएगा आप। मियाँ साहब का डंग निकल गया, बिल्कुल डंग उनका निकल गया। अब वो किसी को कुछ नहीं कह सकते, ना वो अदलिया को कुछ कह सकते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को, किसी को मियाँ साहब अब कुछ कह ही नहीं सकते। उनका पूरा डंग निकल गया। अब उन्होंने ले दे के जो भी करना है इमरान खान के खिलाफ करना है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, इमरान खान जेल में है, तहरीक इंसाफ की जो कबीना है, जो उनके रहनुमा है, आपको क्या लगता है वो इमरान खान की रहाई के हवाले से कुछ करते नज़र आ रहे हैं? वो कर भी नहीं सकते। देखें, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, वो क्या करेंगे? पब्लिक प्रेशर डाल सकते हैं। अभी इतनी सख्त गर्मी आने वाली है तो उसके अंदर तो कोई तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में उन्हें अपोजिशन करनी चाहिए, अच्छी अपोजिशन करनी चाहिए। जो बजट के बाद सूरत हाल पैदा होने वाली है ना, वो इतनी मुश्किल और इतनी संगीन है कि फिर पीटीआई को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पब्लिक खुद जो है वो एक ऐसी नहज पे पहुंच जाएगी कि वहाँ से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कमज़ोर भी होगी तो वो अपना रास्ता बना लेगी। अभी इमरान खान साहब को देखें, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं ना, रातों रात बाकायदा नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो क्या नाम है, ऑर्डिनेंस पास हो रहे हैं, रातों रात चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरह छुट्टी का ऐलान कर दिया गया एक दिन, जिस तरह जजेस पे कोई अदम एतमाद करके भाग जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है, डेट पे डेट मिल रही, कोशिश ये हो रही है कि जितना लिंगर ऑन हो जाए। मेरे ख्याल में गर्मियों की छुट्टियों तक के लिए इंतज़ार किया जा रहा है कि अदालतों की छुट्टियां हो जाए। गर्मियों की अदालतों की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो नए सिरे से फिर मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है। चौधरी परवेज़ लाई के बारे में आपकी परसेप्शन थी कि इमरान खान का गलत फैसला है उन्हें सदर बनाना और वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकेंगे। चौधरी साहब तो डट गए हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब तो डट गए, शुजात साहब निकल गए बीच में से। मुझे लगा था कि शुजात के साथ चले जाएंगे, अपने भाई के साथ चले जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं। दूसरी बात यह है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब के बारे में जो मेरा इख्तलाफ था वो उनके गवर्नेंस के ऊपर था, तरीक़ाकार के ऊपर था। जो चीज़ें उनके साथ जुड़ी हैं वो सवालात अभी मौजूद हैं, उनके जवाब तो नहीं आए ना। हाँ, ये बात है कि चौधरी परवेज़ लाई ने बड़ी मोटी पसली का मुजाहरा किया। उन्होंने बड़े सख्त हालात जो है उनको देखा और उनको बर्दाश्त किया, और इसके पीछे जो एक बड़ा किरदार है वो उनकी अहलिया का है। तो सब की अहलिया का ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई के डट जाने के पीछे, लोग कहते हैं मुन्ना सलाई, कोई बेटा ऐसे नहीं करता कि बाप को जेल में डाल के खुद बाहर बैठा हो, वो नहीं करेगा ऐसा। मुन्ना सलाई के बारे में लोग कहते हैं, हालांकि मुन्ना सलाई की बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब से वाबस्तगी है, वो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ में रहें, इस पार्टी की मकबूलियत बहुत बड़ी है, हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर यहाँ पे मजबूत और महफूज रहेगा। फिर इनके अपने ख़ानदान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रकाबत है, तो उसमें वो ये सोचते हैं कि हमें आगे रहना चाहिए, उन्हें पीछे रहना चाहिए। इस चक्कर में भी है, इनकी टग ऑफ वार भी चल रहा है इनका।
चौधराहट का भी चल रहा है ना, चौधरी फैमिली है तो चौधराहट का भी एक चल रहा है उनका। लेकिन जो असल में इस सारे के पीछे मजबूत करैक्टर है ना, जिसने चौधरी परवेज इलाही को भी खड़ा रखा, ये आप इन्वेस्टिगेट कर दीजिएगा, वो चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलियाँ हैं। ठीक है। इमरान भाई ये बताएं, मौजूदा हालात में आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है और क्यों है? मौजूदा हालात में जी, मौजूदा हालात नहीं, अभी जो लोग यहाँ मौजूद हैं जी, अभी जो लोग बस रहे हैं, जो हयात हैं, जो जिंदा हैं। अच्छा, हाँ, बहुत सारे हैं। मुझे आप बहुत पसंद हैं और बहुत सारे दोस्त हैं वो बहुत पसंद हैं। हर फील्ड का अलग अलग आदमी पसंद है मुझे। यानी अदालत में मुझे बाबर सत्तार साहब बहुत पसंद हैं, कियानी साहब बड़े पसंद हैं मुझे, अतर मनल्ला साहब बहुत पसंद है, कादी साहब मुझे बुला के पूछे मेरे बारे में, वो भी मुझे बड़े पसंद आएंगे। बुला के पूछे। मीडिया में मुझे कुछ दोस्त बड़े पसंद हैं हमारे मीडिया में, और जो अभी टीवी चैनल्स पे काम कर पा रहे हैं, हमारी तो नौकरियां ही नहीं है, हम तो अब कर ही नहीं पा रहे। तो सोशल मीडिया में मुझे अलग लोग पसंद हैं बहुत ज़्यादा। आखिरी सेगमेंट, आपने वन लाइनर जवाब देना है, मैं नाम लूँगा, इमरान खान। और इस वक्त दुनिया में जो एक आदमी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो मेरा वालिद है। माशाल्लाह, अल्लाह ने लंबी ज़िंदगी मैंने अता करे। उनसे, अपने वालिद से मैंने वो चीज़ें सीखी जो मुझे कोई भी नहीं सिखा सकता। उन्होंने मुझे सिखाया सच बोलना, माशाल्लाह। उन्होंने मुझे सिखाया अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होना, उन्होंने मुझे सिखाया सब्र करना, उन्होंने मुझे सिखाया हार ना मानना। नॉर्मली हमारे माँ बाप आजकल बच्चों को ये चीज़ें नहीं बताते। आई एम ब्लेस्ड कि मैंने अपने अब्बू से ये सीखा, तो मेरे अब्बू का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। आखिरी सेगमेंट, वन लाइनर, आपने एक लाइन में जवाब देना है, मैं सिर्फ नाम लूँगा, इमरान खान। कुछ नाम लेने हैं आपने, एक लाइन में बस, जो आपके दिल में आए ना, जो दिल में आया, आउट ऑफ सिलेबस। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, पाँव पे कुल्हाड़ा। अच्छा। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ अच्छा बच्चा। मरियम नवाज। ज़िद्दी और गुसीली खातून, टिकटॉकर। टिकटॉकर। मौलाना फजल रहमान। फजल रहमान साहब जो हैं वो स्टेटस को या आसिफ अली जरदारी। एक लफ्ज़ में आसिफ अली जरदारी साहब को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है। मुराद सईद। लॉयल। शेर अफजल मरवत। दलेर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद। वन। एक ही है वो, एक ही है। इस तरह का सैंपल दूसरा नहीं है भाई पाकिस्तान में। तौबा। मुझे एक दिन कहती है, मैं वहाँ पे, मेरे ऊपर केस था, मुझे कहती हैं तुम 1 साल गुजारोगे, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो उनको वो यास्मीन राशिद साहिबा एक्सेप्शन है, उनकी इस्तकामत को, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को। नवाज शरीफ जब जेल में था ना, मेरी इनसे बात हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर भी हूँ और इंसानियत के नाते भी मुझे इस आदमी को हर फैसिलिटी देनी है। और आज उसी नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला है, और यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल। सनम जवेद। मुसीबत है बहुत बड़ी। किन के लिए? अपने मुखालिफिन के लिए। वो उसने नहीं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जो भी ये फैसला कर रहा है ना कि सनम जावेद को अभी नहीं छोड़ना, वो बहुत सियाना है, क्योंकि उसने नहीं छोड़ना है इनको। मरियम नवाज के लिए मुसीबत उस दिन पैदा होगी जिस दिन ये बाहर आके बैठेगी असेंबली में, जिस दिन, ये आप याद रखिएगा मेरी बात, ये इतनी बड़ी चिपक होगी मरियम नवाज को। वाकई में अगर कोई टफ टाइम दे सकता है ना, तो ये दे सकती है वहाँ पे। ठीक है। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार, उसे कहते हैं कि वो सलमानी चादर पहन के लोग गायब नहीं हुए थे, सलमानी टोपी पहन के। तो वो मुझे ऐसा लगता है सलमानी टोपी वाला है। हामिद मीर। इज अ गुड गाय। और स्पेशली मैं उस दिन कॉल भी कर रहा था, मुझे उनका शुक्रिया भी अदा करना था और मुबारकबाद भी देनी थी। बट हामिद मीर साहब ने जिस तरह अब स्टैंड लिया, हालांकि जब रिजीम चेंज हो रहा था, हुकूमत बदल रही थी, उस वक्त हमें काफ़ी इख्तलाफ रहा हामिद मीर साहब की बात से, क्योंकि हम ये समझ रहे थे, मैं, अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब, हमें ये लग रहा था कि ये ज़्यादती हो रही है और ये ऑर्गेनिक नहीं है। और हामिद मीर साहब इससे थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहे थे।
उस वक्त। अरशद शरीफ शहीद। तो हमें जो है वो अब शुक्र है कि हामिद मीर साहब की और हमारी सोच जो है वो एक लाइन में चल रही है, एक लाइन में चल गई और उन्हें लगता है कि वाकई ज़्यादती हुई है। ठीक है, अरशद शरीफ शहीद। शहीद यही काफ़ी है। शहीद सदीक जान। सदीक जान है। सदीक जान है। जान है। आखिरी में हसनैन रफीक। हसनैन रफीक भाई है छोटा, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह।